Dear students, a very good morning to you. So let's continue our chapter 10 of class 12, that is microbes in human welfare. And today we will discuss about the last topic of this chapter, that is microbes as biofertilizer. You know about fertilizers. Fertilizers are the most important aspect in agriculture. It means without fertilizer we can't able to produce a large amount of crop nowadays. But what are the demerits and consequences of using fertilizers, and why we need to use to overcome from this problem? Means nowadays we are switched on to biofertilizers. इसको डिस्कशन करने से पहले मैं बता देती हूँ कि फर्टिलाइज़र क्या होता है। फर्टिलाइज़र एक केमिकल सब्सटेंस होता है जिसका मेन काम होता है सॉइल की फर्टिलिटी को टेम्पररीली इंक्रीज करना, जिसकी वजह से जो क्रॉप प्रोडक्शन होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। बट इसके काफ़ी सारी डिमेरिट्स है, जैसे कि अगर हम फर्टिलाइज़र को यूज़ करेंगे तो ये सॉइल भी पोल्यूशन करेगा और वाटर पोल्यूशन भी करेगा, एनवायरनमेंट पोल्यूशन भी करेगा, और साथ में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि कुछ बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, उनको भी ख़त्म कर देता है। भले ही ये सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है, बट इट हैज़ मेनी हार्मफुल इफेक्ट्स। ये सब एक कॉज ऑफ कंसर्न है, सोचने वाली विषय है। With our present day lifestyle, environmental pollution is major cause of concern. The use of the chemical fertilizers to meet the ever increasing demand of agricultural production has contributed significantly to this pollution. जो कि मैं आपसे स्टार्टिंग में बोल चुकी हूँ कि पॉपुलेशन ज़्यादा पॉपुलेशन है और पॉपुलेशन की फूड डिमांड को पूरा करने के लिए ट्रेडिशनल टेक्निक या फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग ये हेल्पफुल नहीं होता है। इसमें हम जितना रिक्वायर है उतने अमाउंट में क्रॉप प्रोडक्शन नहीं करते हैं। तो आजकल इससे बचने के लिए बायो फर्टिलाइज़र्स का यूज़ किया जा रहा है। तो बायो फर्टिलाइज़र के बारे में डिस्कशन करने से पहले अभी हम देखते हैं कि ये ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब होता है जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के प्रोडक्ट को यूज़ किया जाता है क्रॉप फील्ड में। जैसे कि आपने सुना होगा गोबर को भी आज मैन्योर यूज़ किया जाता है, सड़े हुए पेड़ पौधों को भी आज मैन्योर यूज़ किया जाता है। तो कैसे हमें पता चलेगा कि बायो फर्टिलाइज़र्स इनके कंपैरिजन में केमिकल फर्टिलाइज़र्स के कंपैरिजन में बेटर है? ऑफ कोर्स वी हैव नाउ रियलाइज दैट देयर आर प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र्स एंड देयर इज ए लार्ज प्रेशर टू स्विच टू ऑर्गेनिक फार्मिंग। द यूज़ ऑफ बायोफर्टिलाइजर्स। बायोफर्टिलाइजर का मतलब होता है जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्रॉप फील्ड में यूज़ करते हैं प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैसे हम यूज़ करते हैं और ये कैसे हमारे लिए बेनिफिट होता है। बायोफर्टिलाइजर्स आर ऑर्गेनिजम्स दैट एनरिच द न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ द सॉइल। बायोफर्टिलाइजर वो फर्टिलाइजर है जो सॉइल की न्यूट्रिएंट क्वालिटी को बढ़ा देता है। ठीक है। द मेन सोर्सेज ऑफ बायोफर्टिलाइजर्स आर बैक्टीरिया, फंगी एंड सियानोबैक्टीरिया। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि मेन सोर्स बायोफर्टिलाइजर का क्या है, या तो वो बैक्टीरिया है, या तो वो फंगी है, या तो वो सियानोबैक्टीरिया है। तो इन बैक्टीरिया, फंगी और सियानोबैक्टीरिया को अलग अलग क्रॉप के ऊपर यूज़ किया जाता है एक प्रोसेस के थ्रू। ठीक है। तो ये कैसे, कौन सी क्रॉप के लिए कौन सी बैक्टीरिया या फिर फंगी यूज़फुल है, और ये किस तरह से सॉइल की न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट बढ़ाता है। ठीक है। द मेन सोर्सेस एज आई हैव टोल्ड यू बैक्टीरिया, फंगी एंड सियानोबैक्टीरिया। You have studied about the nodules on the roots of leguminous plants formed by the symbiotic association of ribosome. Symbiotic association means mutual association. Suppose for example, अगर मैं आपको लाइकेन का एग्जाम्पल दूंगी तो लाइकेन में क्या है, एक algal पार्ट है, एक फंगल पार्ट है, एक फोटोसिंथेसिस करता है, दूसरा सपोर्ट प्रोवाइड करता है।
तो दोनों के बीच में हो गया कि तू मुझे खाना दे, मैं तुझे रहने के लिए जगह दूंगा। सो एग्जैक्टली जो बायो फर्टिलाइजर्स के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं, जैसे कि लिगुमिनस प्लांट होते हैं, दाल वाली जो क्रॉप्स होते हैं जिसको लिगुमिनस प्लांट बोलते हैं, उनके रूट में नोड्यूल्स होता है। नोड्यूल्स मीन्स गांठ जैसे स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो नोड्यूल है इनके अंदर बैक्टीरिया रहता है, ठीक है। तो ये जो बैक्टीरिया है उसका नाम है राइजोबियम बैक्टीरिया, और ये एक सिम्बायोटिक मतलब म्यूचुअल एसोसिएशन बनाता है उस रूट नोड्यूल के साथ। और ये क्या करता है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। और जैसे कि आप जानते हो नाइट्रोजन एक इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ फर्टिलाइजर है। फर्टिलाइजर का एक इम्पोर्टेंट सोर्स नाइट्रोजन है। हर क्रॉप के लिए नाइट्रोजन एसेंशियल है, बट सबसे ज़्यादा किस क्रॉप के लिए चाहिए, सबसे ज़्यादा इसका इम्पोर्टेंस दाल वाली क्रॉप और पल्सेस टाइप की क्रॉप को ग्रो कराने के लिए इसका इम्पोर्टेंस है। सो द बैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू ऑर्गेनिक फॉर्म्स विच इज यूज्ड बाय द प्लांट एज न्यूट्रिएंट, ठीक है। सो जो बैक्टीरिया रूट नोड्यूल में था उसका काम क्या है, याद रखो, प्लांट डायरेक्टली कभी भी नाइट्रोजन को यूज़ नहीं कर सकता। 11th क्लास में भी पढ़ा था आपने, नाइट्रोजन या तो यूज़ होता है इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट या फिर नाइट्राइट, NO2- या फिर NO3- के फॉर्म में, ठीक है। सो ये जो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया राइबोसोम के बारे में मैंने आपको बताया, ये रूट नोड्यूल में रहता है लिगुमिनस प्लांट के, और इसका मेन काम होता है एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है उसको फिक्स करना। फिर वो फिक्स होने के बाद प्लांट उसको इनटेक करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अंडरलाइन करना है कि द रूट्स ऑफ लिगुमिनस प्लांट्स फॉर्म्ड बाय द सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ राइजोबियम। और ये बैक्टीरिया कैसे काम करता है, दिस बैक्टीरिया fix atmospheric nitrogen into organic forms which is used by the plant, ठीक है। तो आपको ये अंडरलाइन करनी है इतना कि जो रूट्स ऑफ लिगुमिनस प्लांट्स होते हैं ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन से जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है इनके रूट में रहता है, और ये क्या करता है, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ऑर्गेनिक फॉर्म में चेंज कर देता है, जिसकी वजह से प्लांट उसको यूज़ करता है। क्या यूज़ करता है, उसमें से न्यूट्रिएंट को यूज़ करता है। क्लियर है। सो अभी हम देखेंगे कि राइजोबियम तो हो गया एक, राइजोबियम के बाद और कौन कौन सी बैक्टीरिया है जो हेल्प करते हैं, ठीक है। राइजोबियम के बाद आपका आता है एक जिसका नाम है एजेटोबैक्टर, एजोस्पिरिलम आपने सुना होगा। ये फ्री लिविंग बैक्टीरिया है, ठीक है। अदर बैक्टीरिया कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, दैट इज एजोस्पिरिलम एंड एजेटोबैक्टर। सो आपको ये याद रखना है, ठीक है। आपको ये याद रखना है कि अदर बैक्टीरिया जो है वो है other bacteria can fix atmospheric nitrogen while free living in the soil, example azospirillum and azotobacter। बेटा यहाँ पे एक डिफरेंस आप नोटिस करो, इस टॉपिक से 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन पूछेगा राइट द नेम ऑफ 2 बैक्टीरिया दे आर फ्री लिविंग। राइजोबियम हो गया आपका सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, यहाँ पे एजोस्पिरिलम एंड एजोटोबैक्टर जो है ये दोनों हो गए फ्री लिविंग। राइजोबियम हो गया सिम्बायोटिक, एजोस्पिरिलम एंड एजेटोबैक्टर जो है ये हो गए आपका फ्री लिविंग। और ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन कंटेंट को इंक्रीज करते हैं सॉइल में, ताकि प्लांट सॉइल के थ्रू, प्लांट का जो रूट है वो नाइट्रोजन को ले सके। क्लियर है। तो यहाँ पे 2 चीज़ें पता चला, एक मैंने आपको राइजोबियम के बारे में बताया जो कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, और एक फ्री लिविंग बैक्टीरिया के बारे में मैंने बताया। क्लियर है। ये तो हो गया बैक्टीरिया के बारे में। बोला था 3 चीज़ों को आज बायो फर्टिलाइजर यूज किया जाता है, बैक्टीरिया, फंगी एंड सियानोबैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया के बारे में हमने पढ़ा
एक सिम्बायोटिक बैक्टीरिया जो कि राइजोबियम है, दूसरा फ्री लिविंग बैक्टीरिया जिसके 2 एग्जाम्पल दिया मैंने, एजेटोबैक्टर एंड एजोस्पिरिलम। ये नीट के क्वेश्चन में भी पूछता है, कन्फ्यूजन सा हो जाता है, तो आप इसको ध्यान रखना, अंडरलाइन कर लेना इसको। नेक्स्ट हम बात करेंगे अभी फंगी की। फंगी आर ऑल्सो नोन टू फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन विथ प्लांट्स माइकोरिजा। माइकोरिजा आपको पता होगा, जब हायर प्लांट के रूट के साथ फंगस अपना एसोसिएशन बनाता है, इससे क्या होता है, इससे वो न्यूट्रिएंट पहुंचाता है प्लांट के पास, जैसे कि फास्फोरस हो गया। तो फंगी आर ऑल्सो नोन टू फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन विथ प्लांट्स माइकोरिजा। मेनी मेंबर्स ऑफ द जीनस ग्लोमस, बेटा ये याद रखना है, जीनस ग्लोमस फॉर्म माइकोरिजा। मतलब ग्लोमस एक जीनस का नाम है, इस जीनस के अंदर बहुत सारे स्पीसीज है और इसके मैक्सिमम स्पीसीज जो है माइकोरिजा फॉर्म करते हैं। मतलब हायर प्लांट के रूट के साथ ये अपना एसोसिएट हो जाते हैं, ठीक है। द फंगल सिम्बायोट इन दिस एसोसिएशन ऑब्जर्व फास्फोरस फ्रॉम सॉइल एंड passes it to the plant. Plants having such association show other benefits also, such as resistance to root-borne pathogens, tolerance to salinity and drought, and an overall increase in plant growth and development. This is the most important paragraph which we are discussing now. फंगी कैसे इंपॉर्टेंट बायो फर्टिलाइजर होता है। ग्लोमस एक जीनस है, उसके अंदर बहुत सारे स्पीसीज है, इनके मैक्सिमम स्पीसीज जो है माइकोरिजा फॉर्म करते हैं। जब माइकोरिजा फॉर्म करते हैं, जो फंगस है ये रूट पार्ट में प्रेजेंट होता है और ये रूट पार्ट में प्रेजेंट होने की वजह से क्या करता है, इसका जो एसोसिएशन है ये सॉइल से फास्फोरस को ऑब्जर्व करता है। आपने सल्फर और फास्फोरस साइकिल पढ़ा था। सल्फर और फास्फोरस जो है सॉइल से ही ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। तो ये फास्फोरस को ऑब्जर्व करते हैं और साथ में ये बहुत सारी और बेनिफिट्स प्लांट को प्रोवाइड करता है, जैसे कि रूट बॉर्न पैथोजेंस जो होते हैं। रूट बॉर्न पैथोजन मतलब बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो प्लांट की रूट को अफेक्ट करते हैं, तो ये क्या करते हैं, उसको बचा लेते हैं। और साथ में क्या करते हैं, ये टॉलरेंस टू सैलिनिटी एंड ड्रॉट, मतलब अगर खारा पानी रीजन में प्लांट ग्रो कर रहा है या फ्लड के दौरान खारा पानी आ गया तो ये उस कंडीशन में भी ग्रो कर सकता है। और ड्रॉट मीन्स अगर सूखा हो गया, सूखा पड़ गया, तब भी वो प्लांट सर्वाइव कर पाता है बिकॉज ऑफ द फंगल एसोसिएशन। सो अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा माइकोरिजा क्या है, माइकोरिजा हायर प्लांट के रूट और फंगस के बीच में एक एसोसिएशन है। जो फंगल पार्ट होता है वो सिम्बायोटिक होता है रूट के साथ और ये सॉइल से फास्फोरस ऑब्जर्व करता है, उसके बाद सैलिनिटी से प्रोटेक्ट करता है, ड्रॉट से प्रोटेक्ट करता है और रूट बॉर्न पैथोजन से भी बचाता है। तो आपको ये अंडरलाइन करना पड़ेगा, द फंगल सिम्बायोट इन द एसोसिएशन ऑब्जर्व्स फास्फोरस from soil and passes it to the plant. Plants having such association show other benefits also. So benefits क्या है, resistance to root-borne pathogen, tolerance to salinity, drought and increase the plant growth and development. आपको इतना लिखना है, ये भी 3 नंबर में अलग से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि फंगस को क्या बेनिफिट मिल रहा है, फंगस को सपोर्ट मिल रहा है, यहाँ पे फंगस को सपोर्ट मिल रहा है हायर प्लांट से। क्लियर है। सो नेक्स्ट जो है बैक्टीरिया पढ़ लिया हमने, फंगस के बारे में पढ़ लिया। अभी जो नेक्स्ट है वो है अपना सियानोबैक्टीरिया। सियानोबैक्टीरिया आर ऑटोट्रोफिक माइक्रोब्स, जिसको ब्लू ग्रीन algae बोला जाता है। ये ऑटोट्रोफिक माइक्रोब्स है, widely distributed in aquatic and terrestrial environments, many of which can fix atmospheric nitrogen. सियानोबैक्टीरिया जो है ये ऑटोट्रोफिक माइक्रोब्स है, मतलब ये खुद अपना खाना बनाते हैं। ये हर हैबिटेट में पाए जाते हैं, चाहे वो एक्वाटिक हैबिटेट हो या फिर टेरेस्ट्रियल हैबिटेट हो। क्लियर है। सो इसका जो एग्जाम्पल है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक है एनाबियना नोस्टक ऑसिलेटोरिया, एनाबियना नोस्टक एंड ऑसिलेटोरिया। सो सियानोबैक्टीरिया का जो मेन इम्पोर्टेंस है इन पैडी फील्ड्स, पैडी फील्ड मीन्स राइस की क्रॉप जहाँ पे उगाया जाता है, राइस फार्म्स, राइस को ग्रो कराने के लिए ये एक इम्पोर्टेंट बायो फर्टिलाइजर है। पैडी फील्ड्स में सियानोबैक्टीरिया का यूज़ किया जाता है एक
इम्पोर्टेंट बायो फर्टिलाइजर। साथ में जो ब्लू ग्रीन algae है, इसी का सियानोबैक्टीरिया का अलग कैटेगरी है। ये ऑर्गेनिक मैटर ऐड करता है सॉइल में और साथ में इंक्रीज करता है सॉइल की फर्टिलिटी को। क्लियर? सो करेंटली इन आवर कंट्री ए नंबर ऑफ बायोफर्टिलाइजर्स आर अवेलेबल कमर्शियल इन द मार्केट एंड फार्मर्स यूज दिस रेगुलरली in their fields to replenish soil nutrients and to reduce dependence on chemical fertilizers. So बायो फर्टिलाइज़र जो हमने अभी डिस्कशन किया, कितने सारे बेनिफिट है। सॉयल की क्वालिटी को बढ़ाता है, एनवायरनमेंट को पोल्यूट नहीं करता है, ठीक है, और जो बेनिफिशियल ऑर्गेनिजम्स क्रॉप फील्ड में रहते हैं उनको सपोर्ट करता है, और ये लेस एक्सपेंसिव है। ये सिर्फ सॉयल को फर्टिलिटी प्रोवाइड नहीं करता, उसके साथ साथ प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। तो इस चैप्टर के अंदर हमने क्या क्या देखा, इसमें हमने ये देखा कि कैसे अलग अलग जो बायो फर्टिलाइजर्स है, अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, वो कैसे हमें हेल्प किया हमारी डे टू डे लाइफ में, चाहे वो हाउस होल्ड प्रोडक्ट हो, एंटीबायोटिक हो, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हो, बायो फर्टिलाइजर्स हो, ठीक है, या फिर बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स, केमिकल्स, एंजाइम्स के बारे में हो, सब में ये हमें हेल्प कर रहे। तो इसलिए हम बिना सोचे ये नहीं बोल सकते कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सिर्फ डिजीज़ कॉज करते हैं। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ह्यूमन बीइंग को बहुत सारी तरीके से बहुत सारे फील्ड में हेल्प कर रहा है, और आज के डेट में बिना माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कुछ भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सो ये जो है आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। अभी इसका हम टेस्ट लेंगे 2 दिन के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद उसके 2 दिन के बाद हम पूरे चैप्टर का टेस्ट लेंगे। ये एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, और इसमें आपको नाम याद रखनी है कि बायो फर्टिलाइज़र में कौन कौन है, किसका क्या रोल है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो क्लास है, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर 11 पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे उसका। तो इस चैप्टर को आप अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। फॉर टुडे दिस इज़ ऑल अबाउट योर टॉपिक एंड योर चैप्टर।